कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में भी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम आखिर रेड हेयरिंग क्यों पड़ा? इन सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हे, दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम टू द चैनल। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में जानेंगे मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? MOA। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें क्या कंटेन होता है, जो हमारा कंपनी का रिलेशन एक आउटसाइड वर्ल्ड से बताता है कि उसका क्या रिलेशन है आउटसाइड वर्ल्ड से। इसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस का मीनिंग समझिए पहले। जैसे हम देखते हैं टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आप इनकम टैक्स देखिए या लॉज का कुछ भी पार्ट आप देखिए तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस भी होते हैं। तो क्लॉज को भी आप इसी तरह से समझ जाइए कि एक लीगल डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें 6 क्लॉजेस है कंपनी का। ठीक है, कंपनी का इसमें क्या बोला जाता है कि कंपनी किस लिए स्टैब्लिश हुआ है, ये सारा बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइडेड है। 6 क्लॉजेस के बारे में जानते हैं। बहुत सारे क्लॉजेस हैं, एक एक बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले देखिए नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है? कंपनी का नाम। ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी। अब उस कंपनी, अब कोई न्यू कंपनी आप फॉर्म कर रहे हैं, कोई पुराना कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ये कंपनी और उस कंपनी का नाम सेम तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके साइड में एंड में क्या लिखा होना चाहिए? लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। तो यही सब होता है नेम क्लॉज में। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लॉज जो आता है वो देखिए लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है? इसमें ये चीज़ सबको डिफाइन है कि जो मेंबर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनका लायबिलिटी कैसा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, 2 टाइप्स होते हैं। अनलिमिटेड है तो वो अनलिमिटेड होगा। ठीक है, थर्ड क्लॉज में आइए। लिमिटेड क्लॉज खत्म हो गया, थर्ड क्लॉज होगा कैपिटल क्लॉज। कैपिटल में कंपनी किस कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है, उसका कैपिटल क्या है, वो कितना शेयर्स इशू करेगी कैपिटल रेज करने के लिए। तो ये सारा बात जो है वो कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है। 3 क्लॉजेस हो गए। और क्या क्या क्लॉजेस होता है? एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज क्या बोलता है? देखिए, कंपनी जो है वो खुद एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलके कंपनी बनाते हैं। तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने का बात आता है, MOA को साइन करने का बात आता है, तो इसमें 2 चीज़ होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम उसको 2 मेंबर्स का साइन का ज़रूरत होता है MOA में। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने मेंबर्स? 7, मिनिमम 7 मेंबर्स का साइन उसमें होना चाहिए। तो आते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन मतलब जब हम MOA बनाएंगे तो उसमें जब हम साइन करेंगे मतलब हम उस एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, यही होता है एसोसिएशन क्लॉज। उसके बाद आ जाता है आपका सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज क्या बोलता है? कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड होगी, कंपनी का लोकेशन क्या होगा, कंपनी का हेड ऑफिस क्या होगा, ये सारा पॉइंट कहाँ आ जाता है? सिचुएशन क्लॉज में। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस लिए फॉर्म हुई है, या उसका फर्दर जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा, है ना। तो ये सारा चीज़ होता है मेंशन कहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो यही था, 6 क्लॉज क्लियर है। अब आइए सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो AOA। पहला क्या था? MOA। सेकंड क्या होगा? AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया? ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। MOA एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट था, AOA इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है, जो MOA था, ठीक है,
उसमें कुछ डिफाइन किया गया है ऑब्जेक्ट या लिमिट्स आप बोल सकते हैं कंपनी में, ठीक है। कंपनी का लिमिट्स उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बाहर में कंपनी काम नहीं कर सकती है, विद इन उसके स्कोप ही कंपनी को काम करना पड़ेगा। AOA क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंटरनल डॉक्यूमेंट, कंपनी इंटरनली कैसा परफॉर्म करेगी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा होगा, कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मैनेजर्स होंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बहुत सारा ये जितने भी इंटरनल प्रोसेस होता है इसका क्या प्रोसीड्यूर होगा, ये सारा चीज़ कहाँ डिफाइन है? AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कैसा डॉक्यूमेंट है? ये इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी है। अब क्या कंपनी दोनों को ऑल्टर कर सकती है? हाँ, ऑल्टर कर सकती है। उसके लिए भी अलग प्रोसेस है, हम और किसी और वीडियो में इसके प्रोसेस के बारे में जान लेंगे कि ऑल्टर करने का क्या प्रोसेस होता है। अब आइए प्रोस्पेक्टस पे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन रहता है जो कि विच इज़ हेल्पफुल फॉर आउटसाइडर्स। अब आउटसाइडर्स में भी किसके लिए? शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप तो चाहेंगे कि कंपनी का जो पूरा नॉलेज है हम उसके बारे में, कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पहले आप नॉलेज लेना चाहेंगे। जब आपको नॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको सही लगेगा तो ही आप इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रोस्पेक्टस में भी वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए यूज़फुल होता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर द पर्सन्स हु इन्वेस्ट इन अ कंपनी बाय बाइंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर्स, कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोला जाता है, तो उनके लिए ये यूज़फुल होता है। अब देखिए प्रोस्पेक्टस में दो नाम आप बहुत सुने होंगे, क्या क्या? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसको पहले जानते हैं। देखिए ये नाम क्यों आया, रेड हेयरिंग नाम क्यों आया, सोचते होंगे। तो ये नाम जो है मछली के कारण ही इसका नाम रेड हेयरिंग पड़ा, ठीक है, फिश के कारण। अब आप बोलिएगा कि क्या रेड हेयरिंग कोई फिश का नाम है? नहीं, ये फिश का नाम नहीं होता है, लेकिन फिश जब वो फ्राई करने के बाद एक रेडिश कलर उसमें आ जाता है, तो उसी की वजह से इसमें रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आया। अब रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का एक्चुअल मीनिंग क्या है और फिश से ही इसका नाम को क्यों एक्सट्रैक्ट किया गया है? देखिए छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है उसको बड़े मछली क्या करते हैं? खा लेते हैं। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है ये कंपनी इसीलिए इशू करती है या प्रोवाइड करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अट्रैक्शन कहीं और से हटा के कहीं और पे देना, ठीक है, इसीलिए रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इसका नाम पड़ा। इसमें और एक चीज़ देखिए, क्या ये कंप्लीट प्रोस्पेक्टस होता है? नहीं, ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है। यही इसका मेन खासियत बात है। अगर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है तो इसमें टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या क्या? क्वांटम एंड प्राइस, ये दो चीज़ इसमें एब्सेंट होता है। क्वांटम मतलब क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी एग्जैक्टली आपको कभी नहीं बताएगी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में कि वो कितने नंबर्स, कितने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इशू करेगी। और सेकंड प्राइस, किस प्राइस पे एग्जैक्टली, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पहले था अभी नहीं है, तो किस प्राइस पे वो आपको शेयर्स देगी, अलॉट करेगी, ये चीज़ भी कंपनी नहीं बताती है। किसमें? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में। अब आ जाइए सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ मतलब पहले समझिए, सेल्फ वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का एक लाइफ होता है, एक फिक्स्ड लाइफ होता है, फिक्स्ड पीरियड होता है। कितना? मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 1 ईयर। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का लाइफ मैक्सिमम 1 ईयर। अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है इसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, इसका वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर तक है। अब मान लीजिए कुछ पहले जो था कंपनी लॉ जो पुराना था उसके हिसाब से सेल्फ प्रोस्पेक्टस सिर्फ और सिर्फ वही इंस्टीट्यूशंस इशू करते थे, कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस में थे, फाइनेंस सेक्टर में थे। लेकिन अब न्यू के अकॉर्डिंग जो सेबी से लिस्टेड है, ठीक है, सेबी के अंतर्गत सेबी जिसको लिस्ट की है,
तो वही इंस्टीट्यूशंस आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। लाइफ टाइम तो समझ गए कि 1 ईयर होता है। अब इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी 1 ईयर देने का कारण क्या है? कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको बहुत बार फंड रेजिंग का ज़रूरत पड़ता है, फंड रेजिंग मतलब उनको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो आप बोलिएगा कि मैम इशू ऑफ शेयर से मिलेगा, ठीक है। तो अब जितना बार कंपनी को शेयर्स इशू करना पड़ता है उतना बार आरओसी के पास स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ सब में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा प्रोसीड्यूर है। तो कंपनी बार बार शेयर्स अगर इशू करेगी, उसको बार बार फंड्स का ज़रूरत है, तो क्या वो बार बार स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में या आरओसी के पास बार बार क्या फाइल करेगी? इसीलिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस लाया गया कि 1 ईयर, विदिन 1 ईयर आप एक बार जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 जनवरी 2023, तो इसका लाइफ टाइम कब तक होगा? 1 जनवरी 2024 तक होगा। अब इस पीरियड के बीच में आप जितना मर्जी चाहे शेयर्स को इशू कीजिए फॉर फंड रेजिंग, आपको और एडिशनल प्रोस्पेक्टस का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी से काम चलेगा। फर्दर उसके बियॉन्ड अगर आप इशू करते हैं शेयर्स, तो आपको उस केस में, इन दैट केस यू विल हैव टू इशू फर्दर प्रोस्पेक्टस, न्यू प्रोस्पेक्टस। अब इस बीच में अगर कंपनी में कुछ चेंजेस आ गया, कंसिडरेबल चेंजेस, मतलब जो एक मटेरियल चेंज है, जो एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जिसको कंपनी को कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो उस केस में वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम करके होता है, बस वो इशू कर देती है जो चेंज है उससे रिलेटेड। बस यही इसका इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस याद रखिएगा कि एक पर्टिकुलर इसका वैलिडिटी होता है, इसीलिए इसका नाम सेल्फ प्रोस्पेक्टस पड़ा। तो यही 2 टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आज इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए, समझ में आता हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।